जोहार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों, इससे पहले हमने दो अलग अलग टॉपिक पे आपको क्लास दिया था, जिसमें पहला टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में, और उसके बाद उसके अगले दिन हमने आपको नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में बताया था दोस्तों। हालांकि बीच में फिर छठ के कारण एक दो दिन क्लास नहीं हो पाया, तो इसका कारण था क्योंकि पूरे झारखंड के लोग छठ जैसे जो एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है उसमें व्यस्त थे, मैं भी व्यस्त था। और अब दोस्तों, इसके आगे के टॉपिक को लेकर हम आपके बीच पेश हैं। आज के इस टॉपिक में दोस्तों अलग अलग जो जनजातीय शासन व्यवस्था पढ़ना है, उसी में से एक जो आपका सिलेबस का तीसरा हिस्सा है, तीसरा टॉपिक है, वो है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। तो इसके बारे में दोस्तों आज के इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। आज की क्लास में डिस्कशन बस इसी टॉपिक पे होगा, चाहे क्लास जितना भी लंबा हो। अगर आप में से कोई भी ऐसे दोस्त हमारे जो जेपीएससी का तैयारी में लगे हुए हैं और एक बेहतरीन ढंग से तैयारी अगर आप करना चाहते हैं और इससे पहले वाले क्लासेस को मिस किए हैं दोस्तों, तो उस क्लास को आप जाकर देख लीजिए, तभी जाकर के आगे का क्लासेस आपको समझ में आएंगे। हालांकि एक चीज़ दोस्तों कि मैंने शायद दोनों क्लासेस में, मुझे आई एम नॉट श्योर, बट शायद मैंने दोनों क्लासेस में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का बता दिया था। तो जेपीएससी है, चूंकि ये जेएसएससी का प्रावधान है ना। जेपीएससी में दोस्तों आपका एक प्रश्न जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा पीटी में, ठीक है। तो जहाँ पे आपने मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, तो मुंडा शासन व्यवस्था में भी मुंडा शासन व्यवस्था से आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, 2 नंबर का होगा, ठीक है। और फिर दूसरा आपने जो पढ़ा था नागवंशी शासन व्यवस्था, तो नागवंशी शासन व्यवस्था में भी दोस्तों वहाँ से भी आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा, क्लियर। तो 2 प्रश्न अगर इन दोनों टॉपिक को आपने अगर ख़त्म कर लिया है तो 2 क्वेश्चन दोस्तों आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। तो 2 क्वेश्चन खत्म करने का मतलब है कि आपने 4 नंबर सेव कर लिया, स्कोर कर लिया। देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक क्लास में आपको ऐसा नहीं कि भाई हम क्वालिफाई करा दे। सो सिलेबस बहुत बड़ा है और टॉपिक को टू द पॉइंट्स पढ़ना पड़ता है, कहानी की तरह पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स को याद रखना दोस्तों आसान नहीं होता है ना, किसी के लिए भी। इसलिए मेरा अपना एक कोशिश है कि हम आप लोगों को कहानी के जरिए हर एक टॉपिक को ख़त्म कर दें, ताकि वो एक कहानी की तरह आपके दिमाग में बैठ जाए। तो आज जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो आप लोग पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ से भी टोटल आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और एक प्रश्न जो पूछा जाएगा, यहाँ भी आप 2 नंबर अपना सेव कर पाएंगे अगर पूरे क्लास में आप बने रहते हैं तो, ठीक है। और चीज़ों को दोस्तों ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। आज फिर इस क्लास को हम एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी की तरह आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो चूंकि क्लास को अगर आप मिस करेंगे, क्लास को स्किप करेंगे, तो बिल्कुल आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि बीच में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाए या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाए और वही क्वेश्चन कहीं अगर एग्जामिनेशन में पूछ दे तो दोस्तों आप फंस जाएंगे, है ना। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि 1 घंटा क्लास को ना खींचकर आधे घंटे 35 मिनट में ख़त्म कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि 1 घंटा अगर आप कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपका भी दिमाग पे प्रेशर पड़ने लगेगा, है ना। और चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम मैटर नहीं करता है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, जो नए दोस्त जुड़े हैं इस क्लास से, ये क्लास आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है ना। इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप सारा पीडीएफ को ले सकते हैं। अगर आप दोस्तों पर्सनली मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं पीडीएफ नहीं दूंगा। जो भी क्लासेस चलेंगे नोटिफिकेशन जारी होने से पहले, चूँकि सब चीज़ आपको फ्री में दे रहे हैं, आपका चाहे वो क्लास हो या फिर उससे रिलेटेड नोट्स हो दोस्तों, इसके बाद अगर आप मुझे कॉल करेंगे तो हो सकता है कि फिर पेड क्लास शुरू कर दिया जाए, तो उस समय फिर दिक्कत होगी आप लोगों को, ठीक है। इसलिए मैं पहले ही आपको जानकारी दे दे रहा हूँ, बाद में आप मत कहिएगा कि सर आपने ये बताया ही नहीं था। क्लियर। चलिए, उम्मीद करते हैं अब तक आप बहुत ही सेफ फील कर रहे होंगे और
काफ़ी अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स भी फील कर रहे होंगे जो 2 टॉपिक को आपने ख़त्म किया है। क्लियर? और दोस्तों नोट्स मैंने बार बार बताया आप लोगों को कि नोट्स खुद के अनुसार भी तैयार कीजिए। सिर्फ जो प्रोवाइडेड नोट्स है हमारे द्वारा जो दिया गया है उस पर आप डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि जब एग्जामिनेशन के टाइम में आप जाएंगे ना तो एग्जामिनेशन के टाइम में अपना ही नोट्स काम आएगा, और कोशिश कीजिए कि नोट्स को बड़ा शॉर्ट में बनाने का। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा विलंब नहीं करेंगे, अब क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो क्लास है उसका टॉपिक है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। इसी को आप उराव जनजाति शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। अब क्यों कह सकते हैं? क्योंकि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में दोस्तों मुख्य रूप से एक जनजाति के बारे में हम लोग को पढ़ना है, एंड दैट इज उराव, है ना। वो क्या है? उराव जनजाति है। और उराव जनजाति के सबसे पहले हम लोग उनकी विशेषता के बारे में जानेंगे, उनकी संस्कृति के बारे में जानेंगे, और जब उनके बारे में A to Z जानकारी प्राप्त कर लेंगे दोस्तों, तो इधर फिर हम लोग उनके शासन व्यवस्था के बारे में भी पढ़ेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों? आवाज़ वगैरह क्लियर है? चलिए ठीक है, तो अब क्लासेस को टू द पॉइंट्स आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। एकदम कॉन्सेंट्रेशन जो है सब जगह से हटा करके यहाँ ले आइए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। फिर आप जेपीएससी का सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि जेपीएससी भाई इतना इजी नहीं है, समझ रहे ना। हालांकि ऐसा नहीं कि ये क्लास सिर्फ जेपीएससी के लिए फायदेमंद है, अगर जेएसएससी का भी आप तैयारी कर रहे हैं तो भाई कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो, और नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उरांव की जनजाति एवं उरांव की संस्कृति एवं विशेषताएं। दोस्तों उरांव जो जनजाति हमारे झारखंड के हैं ना, इनकी बहुत सारी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जहां से आपको प्रश्न फंसा सकता है। मतलब हालांकि क्वेश्चन इजी पूछेगा आपसे, लेकिन इस तरह से घुमा देगा ना कि लगेगा कि शायद बहुत टफ क्वेश्चन है ना। इसलिए सारे बिंदुओं का निचोड़ हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है। देखिए अब मेरे साथ समस्या ये है दोस्तों कि ये डिजिटल तो है नहीं, है ना, कि हम पीडीएफ को स्क्रॉल करके आपको टू द पॉइंट समझा दें। पहले लिखना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, शॉर्ट पॉइंट्स तैयार करने पड़ते हैं। हालांकि पीडीएफ में आपको इस तरह का पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, आपको पूरा वेल अच्छे ढंग से उसमें डिस्क्राइब किया हुआ मिलेगा। क्लियर? लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, पीडीएफ को पढ़ लेने से आप नहीं समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं ना जो यहाँ पे हम बेहतरीन ढंग से आपको एक्सप्लेन करेंगे, वो पीडीएफ में नहीं किया सकता है। ठीक है, इसलिए तो क्लासेस की जरूरत पड़ती है, नहीं तो भाई पीडीएफ या बुक काफ़ी था जेपीएससी की तैयारी के लिए, इसलिए मैंने आपको क्लासेस भी देने को ठाना है। चलिए देखिए, तो उरांव की संस्कृति और विशेषता में देखा जाए दोस्तों, तो इनकी संस्कृति और विशेषता से बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जिसमें से है कि उरांव जनजाति जो है ना वो झारखंड की दूसरा सबसे बड़ी जनजाति है ना। अब पूछा जाएगा कि सर पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो वो संथाल है। यहाँ आप ब्रैकेट में देख रहे होंगे लिखा हुआ, ठीक है। तो संथाल जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की। उसके बाद अगर दूसरे पोजीशन पे कोई जनजाति आता है तो वो है उरांव जनजाति। क्लियर? अब उरांव जनजाति की एक और विशेषता है दोस्तों कि उरांव जनजाति झारखंड की सबसे शिक्षित जनजाति कही जाती है ना। हालांकि यहाँ पे मैंने संथाल लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सबसे ज़्यादा शिक्षित संथाल है, ये मैंने इसके बदले लिखा है कि दूसरा सबसे बड़ी जनजाति उरांव है तो पहला कौन है, संथाल है। लेकिन सबसे शिक्षित जनजाति जो दोस्तों वो उरांव जनजाति ही है। झारखंड में बहुत सारी जनजातियाँ आपको पढ़ने हैं आगे के सिलेबस में। जैसे आप बढ़ते जाएंगे आगे, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे दोस्तों, तरह तरह की जनजातियों के बारे में आपको पढ़ना है, उनकी अलग अलग विशेषता पढ़ना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसको याद रखते हैं। सो ठीक है, तो मेरा काम है कि हम बेहतरीन ढंग से आपका कंप्लीट करा देंगे। रिवीजन करना, नोट्स तैयार करना, चीज़ों को अप टू डेट रखना, ये दोस्तों आपका काम है, ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, हम अपने हिसाब से अप टू डेटेड रखे हैं आपको। चलिए देखें, और इस जनजाति की विशेषता में एक और विशेषता, हालांकि ये सारी जनजातियों में देखने को मिलता है कि दोस्तों इस जनजाति का विशेषता भी वही है जो बाकी जनजातियों का रहता है कि इनका सबसे छोटी इकाई जो है ना परिवार माना जाता है। ये हमारा भी है, आपका भी है, सबका है, पूरा देश का ही भी है ना। तो लगभग जितने भी जनजाति झारखंड में आए उनका इकाई अगर देखा जाए, सबसे छोटी इकाई परिवार ही होता है। परिवार मिलता है तो एक ग्राम बनता है, और जब एक ग्राम मिलता है तो दोस्तों एक पंचायत का निर्माण होता है। ये अभी भी चलता है, कोई नया इसमें नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। अब देखिए, इसका विस्तार को लेकर कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ देता है ना, कि पूछ दे आप लोगों को कि उरांव जनजाति का विस्तार झारखंड के किन जिलों में है ना। तो ध्यान रखेंगे, रांची, हजारीबाग, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है रांची, हजारीबाग, पलामू, लातेहार, सिंहभूम और
देखिए यहाँ पे है दोस्तों संथाल परगना, ये जो है ना, ये आपका संथाल परगना शॉर्ट में लिखा हुआ है, समझ रहे ना। तो दोस्तों इसका विस्तार रांची में भी देखने को मिलेगा, हजारीबाग, पलामू, लातेहार और सिंहभूम का पूरा एरिया है ना, चाहे वो सरायकेला खरसावां हो, पश्चिमी सिंहभूम हो या पूर्वी सिंहभूम हो। और साथ ही दोस्तों संथाल परगना के सारे जिले, संथाल परगना में टोटल 6 जिला आते हैं, है ना। आपको मैंने पढ़ाया भी है, नहीं पढ़ाया आपने तो पढ़ाएंगे भी, क्योंकि सीएनटी और एसपीटी आपको जेपीएससी के भी सिलेबस में पढ़ना है कि सीएनटी कहाँ लागू होता है, एसपीटी कहाँ लागू होता है। तो एसपीटी दोस्तों मतलब संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जो है वो संथाल परगना में ही लागू होगा, और एसपीटी मतलब सॉरी ये जिसे एसपीटी कहते हैं, सीएनटी तो आपका छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट हो गया, है ना। वो 6 संथाल परगना के 6 जिला को छोड़कर बाकी 18 जिला में सीएनटी लागू होता है। ये सीएनटी एसपीटी के क्लास में हम आपको बता देंगे, ठीक है। और दोस्तों ज़्यादातर जनजातियों का जो परिवार होता है ना वो पितृसत्तात्मक होता है, मतलब वहाँ पे पुरुषों का ज़्यादा चलता है। ऐसा नहीं कि महिलाओं का नहीं चलता है सो, लेकिन पुरुषों का ज़्यादा चलता है। पुरुष जो होते हैं वो परिवार को लीड करते हैं, इसलिए उसे पितृसत्तात्मक भी कहा जाता है। और उरांव जनजाति में भी आपको ये विशेषता कॉमन देखने को मिलेगा, ठीक है, बाकी जनजातियों की तरह। और इनके गोत्र, देखिए दोस्तों यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया आपसे, आपके लिए, इनके गोत्र को कीली कहा जाता है। देखिए है ना, पूछो देगा कि उरांव जनजाति के गोत्र को क्या कहा जाता है, कीली कहा जाता है। जबकि मैंने आपको नागवंशी शासन व्यवस्था में इसका अलग नाम बताया था, मुंडा शासन व्यवस्था में उनके गोत्र को अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन उरांव जनजाति व्यवस्था में अगर देखा जाए तो इनके गोत्र को कीली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कीली कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों इसका कुछ प्रमुख गोत्र का नाम भी मैंने आपको लिख दिया है ना। गोत्र को कीली जरूर कहते हैं, लेकिन इनका प्रमुख गोत्र अगर आपसे पूछा जाएगा तो वह है कच्छप, तिर्की, खाखा, एक्का, है ना, खलखो, मींज, केरकेट्टा, लकड़ा, टोपो, कुजूर, ये सब इसके कुछ प्रमुख गोत्र है दोस्तों। तो ये नाम आप याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए इनकी विशेषता में एक और विशेषता ये है कि ये समग्राम विवाह को नहीं मानते, मतलब एक ही गांव में लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो सकता, है ना। इट मीन्स एज कहने का मतलब ये है कि एक ही गांव का लड़का और लड़की के बीच में ये लोग विवाह जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा कि समग्राम विवाह को ये नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते। जब भी इनके अपने बच्चे या बच्चियों का शादी करना होता है तो वो दूसरे गांव की ओर नज़र दौड़ाते हैं, ना कि अपने गांव में ढूंढना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपने एक बड़ा कॉमन चीज़ देखा होगा झारखंड में, बाकी रिश्तों के अलावा एक विशेष रिश्ता होता है ना। शायद आपके भी घर परिवार का होगा, या आप में से बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे। दैट इज़ सहिया। सहिया क्या आप लोग जानते हैं? आप में से कितने ऐसे दोस्त हैं जो सहिया के बारे में जानते हैं? सहिया क्या होता है, क्या नहीं होता है? अगर जानते हैं तो यस लिख कर कमेंट जरूर करें, ठीक है। देखिए तो इसमें एक विशेष तरह के रिलेशन होता है, एक विशेष तरह के देखा जाए तो परिवार का हिस्सा माना जाता है, जिसको सहिया कहते हैं, है ना। तो सहिया का चुनाव करते हैं, इनकी ये विशेषता है कि सहिया का चुनाव ये करते हैं, जिसे सहियारो कहलाता है, मतलब वो सहियारो भी कहलाता है या फिर सहियारो भी उसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि सहिया का प्रचलन आपको उरांव जनजाति में देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी सहिया क्या है, एक तरह का विशेष परिवार का हिस्सा माना जाता है ना, कि एक व्यक्ति जो है वो अपने अनुकूल दूसरे व्यक्ति को देखता है कि वो हमारा सपोर्ट कर सकता है या उसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, तो उसके साथ एक रिश्ता इस्टेब्लिश करता है, एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है दोस्तों, जिसको सहिया नाम दिया जाता है। उसमें जाति धर्म ये सब नहीं देखा जाता है, ठीक है। बस उनकी अच्छाइयों को देखा जाता है, मैच किया जाता है कि क्या वो हमारे लायक है या फिर नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे। अब देखिए सहिया का प्रचलन जो है वो प्रति 3 वर्षों में आता है दोस्तों, मतलब 3 वर्षों में हर 3 वर्ष में ये मौका आता है। और ये मौका कब आता है, तो धनकटनी के बाद। धनकटनी आप समझते होंगे कि दोस्तों दिसंबर या जनवरी का महीना में, हालांकि नवंबर से ही शुरू हो जाता है, तो मैक्सिमम नवंबर और दिसंबर जब धनकटनी होता है ना, धान के बीज को काटा जाता है ना, धान को खेतों में से काट करके और उसको खलिहान में लाया जाता है, और उसको फिर अलग अलग करके बिचाली को अलग करके धान को अलग करके मतलब सलेटा जाता है ना। तो उसके बाद जनवरी का जो महीना होता है ना दोस्तों, है ना, तो वहाँ पे इस चीज़ को ये लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, जिनको
सहिया लगाना होता है वो विधि विधान के साथ अपने सारे सिस्टम को ले करके जाते हैं, फिर वो भी आता है, मतलब एक दूसरे के यहाँ इंटरचेंज होता है, आना जाना होता है। उसके बाद फिर ये प्रथा जो है जिंदगी भर के लिए चलता है। तो दोस्तों प्रति 3 वर्ष में धन कटनी के बाद सहिया चयन समारोह, है ना, क्या होता है, सहिया चयन समारोह। जिनको सहिया लगाना है दोस्तों 3 वर्ष के बाद आपके पास मौका आएगा। आप में से भी अगर किन्हीं को लगाना है तो आप बस ढूंढ के रखिए अपने हिसाब का। अब देखिए इसके अलावा दोस्तों कि सहिया के अलावा क्या क्या होता है कि लड़की लड़की में भी दोस्ती होता है, ठीक है, जैसे पास के गांव वगैरह में, है ना, अगर लड़की लड़की के बीच में दोस्ती हुआ तो उसका उरांव जनजाति में एक अलग नाम दिया जाता है, दैट इज गोई या फिर करमडार, है ना। अगर लड़की लड़की के बीच में दोस्ती हो जाए, मान ले कि इस गांव के एक लड़की है और पड़ोस गांव की एक लड़की है ना, दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा दोस्ती हो गया, तो उसे उरांव की भाषा में या उरांव जनजाति के लैंग्वेज में दोस्तों गोई या करमडार कहते हैं, ठीक है, गोई या करमडार। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उरांव शासन व्यवस्था में या उरान जनजाति में लड़की और लड़की के बीच में, है ना, होने वाली दोस्ती को किस नाम से जाना जाता है, तो गोई या करमडार ऑप्शन में रहेगा, तो आप इसे ठीक करके आ जाएंगे। और लड़का लड़का दोस्तों, अब लड़का है तो बताइए, जब तक वो लड़का है ना, तब तक वो दोनों के रिश्ते को लार या संगी कहा जाएगा, लार या संगी। लेकिन अब वो लड़का है तो उनकी पत्नी भी तो आएगी, है ना, अब उनकी पत्नी आएगी तो उनकी पत्नियों के बीच में भी एक रिश्ता बनेगा, है ना। अब जैसे भाई एक लड़का है किसी एक गांव का, देखिए मान ली इस गांव का लड़का है और एक इस गांव का लड़का है, दोनों के बीच में रिश्ता बना, ठीक है। अब जब रिश्ता बना तो वो लड़का लड़का क्या कहलाए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि देखिए यहाँ लड़का लड़का क्या कहलाए, लार या संगी कहलाए, तो ये दोनों के बीच में एक लार या संगी का रिश्ता बनेगा। अब भाई अगर मान ले यहाँ का लड़का का शादी हो गया, इसका भी शादी हो गया, तो क्या ये रिश्ता दोनों सिर्फ लड़का लोग रखेगा, इनकी पत्नियां नहीं रखेगी, तो ये दोनों की पत्नी के बीच में भी एक रिश्ता बनेगा, है ना, और उसको नाम दिया जाता है, देखिए लरिया या संगनी, जस्ट उसी का फीमेल वर्जन आप कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लार था तो उसका लरिया हो गया और संगी का हो गया संगनी, मतलब फीमेल वर्जन में इसको सिर्फ मतलब चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये था सहिया से रिलेटेड कुछ मुख्य तथ्य जिसको आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए उरांव जनजाति जहाँ पे गांव वगैरह बसाया करते थे ना, जहाँ पंचायत बसाया करते थे, हालांकि आपको हम बताएंगे कैसे उन्होंने गांव बसाया, कैसे उन्होंने पंचायत को बसाया और तब जाकर के पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था इसका नाम पड़ा। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम आगे बताएंगे। लेकिन दोस्तों जो उरांव के द्वारा जो पंचायत बसाया जाता था ना या फिर गांव जो बसाया जाता था, उसमें कुछ प्रमुख स्थल होते थे और उन्हीं प्रमुख स्थल में से एक स्थल आपको जरूर याद रखना है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है यहाँ से, मतलब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए प्रमुख स्थल में क्या आपको रखना है, तो धूमकुड़िया, धूमकुड़िया एक स्थल है। अब देखिए धूमकुड़िया किस तरह का स्थल होता है उरांव में, जहाँ पे युवाओं को, लड़कियों को, बच्चों को या फिर यंगस्टर्स को कह सकते हैं या फिर बुजुर्गों को किसी एक पर्टिकुलर ढंग से शिक्षा प्रदान करने का मौका मिलता है ना। मतलब वो वहाँ जाकर के शिक्षा अर्जित कर सकते हैं या फिर कुछ सीख सकते हैं, जरूरी नहीं पढ़ाई लिखाई से संबंधित, बाकी मतलब इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें सुविधाएं वहाँ दी रहती जिससे रिलेटेड वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट आप कह लीजिए इसको, तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो स्किल डेवलपमेंट सेंटर ही होता था एक तरह का ये, जिसको धूमकुड़िया कहा जाता था। जहाँ पे धूमकुड़िया में क्या होता था कि दोस्तों ज़्यादातर अविवाहित लड़का और लड़की ही रहते थे, ज़्यादातर क्या मतलब धूमकुड़िया, हालांकि स्थल तो अलग अलग थे, अब उन स्थल में से सिर्फ इंपॉर्टेंट आपका है धूमकुड़िया, है ना। अब धूमकुड़िया में कौन रहते थे, तो लड़का और लड़की, किस तरह का लड़का लड़की, तो अविवाहित, अगर उनकी विवाह हो जाए तो भाई उनके लिए स्थल में रहने की कोई जगह नहीं थी, है ना। लेकिन कुंवारे लड़का और लड़कियां रह सकती थी, 11, 12, 13, 14 साल की उम्र के जो लड़के लड़कियां हैं वो रहते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये दोनों एक साथ नहीं रहते थे, है ना, दोनों का अलग अलग जगह होता था रहने का। जैसे अभी गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल होता है ना, तो उसी तरह से दोनों अलग अलग जगह पे रहते थे, ठीक है। तो अब सवाल है कि दोनों अलग अलग जगह पे रहते थे, तो लड़का का जगह को क्या कहा जाता है, लड़की का जगह को क्या कहा जाता है, तो ये भी तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए लड़का के जगह को जोंग एरेपा, जोंग एरेपा या फिर धांगर कुड़िया कहा जा सकता है, ठीक है।
जोंग एरेपा या फिर धांगर, ये हाँ धांगर कुड़िया कहा जा सकता है। क्लियर। और जहाँ पे लड़कियां रहती थी उसको पेल एरापा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लड़के जिस जगह पे रहते थे, मतलब जिसको बॉयज हॉस्टल कर सकते हैं, उसका अलग नाम था जोंग एरेपा या फिर धांगर कुड़िया इसे कह सकते हैं। और लड़कियां जहाँ रहती थी वहाँ पेल एरेपा पर इसको कहा जाता था। अब दोनों में दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे रहते थे, बहुत सारी लड़कियां रहती थी एक जगह पे, तो इन लड़कियों में से या लड़कों में से ही कोई प्रमुख चुना जाता था, है ना, जो बाकी लड़कों को लीड करता था। तो लड़कों में उस प्रमुख को धागर महतो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धागर महतो कहा जाता था। और वही लड़कियां में उसको बड़की धांगरीन कहा जाता था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर। दोनों चीज़ों को देखिए, पॉइंट्स को थोड़ा सा समझना जरूरी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्लियर। अब देखिए इसके अलावा दोस्तों कि उरांव जहाँ रहते थे, वो उरांव के द्वारा कुछ देवताओं को पूजा जाता था। उसमें से प्रमुख देवता जो उरांव का था उनका नाम है धर्मेश। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उरांव का प्रमुख देवता क्या क्या है, तो धर्मेश है। और धर्मेश किसका प्रतीक है? तो सिंहबोंगा या फिर सूर्य का प्रतीक किसे कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सिंहबोंगा या सूर्य का प्रतीक किस मतलब किसे कहा जाता है? तो धर्मेश। और धर्मेश क्या है? तो उरांव जनजाति का प्रमुख देवता है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य देवताएं हैं जिनकी वो पूजा करते थे, लेकिन प्रमुख देवता धर्मेश है। अन्य देवताओं देवी देवताओं का भी नाम याद रखिएगा दोस्तों। जैसे एक होता था पढ़ा देवता, तो पढ़ा देवता को एक स्पेशल नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं मरांग बुरु। ठीक है, मरांग बुरु कहते हैं, जिसका मतलब होता है पहाड़, सॉरी पढ़ा नहीं, पहाड़ देवता, है ना। बार बार पढ़ा बोल दे रहे हैं, पहाड़ देवता। इसके अलावा दोस्तों एक होता है ग्राम देवता, है ना, जिसको ठाकुर देव कहा जाता है। तो ग्राम देवता को ठाकुर देव, पहाड़ देवता को मरांग बुरु, और सीमांत देवता, जैसे सीमांत देवता को दोस्तों बढ़िया समझिए। मान ले कि गांव इस तरह से फैला हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ देवता मानते थे वो लोग, जिसको सीमांत देवता कहा जाता था, है ना। ताकि उनका मानना था कि ये देवताएं जो होंगे ना, वो हमारे गांव की, हमारी ग्राम की, हमारे कस्बे की रक्षा करेंगे। ठीक है, तो उसको वो सीमांत देवता कहते थे। सीमांत देवता को हिडवार कहते, डिहवार कहते हैं, हिडवार नहीं डिहवार कहते हैं। बहुत मिस्टेक हो रहा है अभी। देखिए क्या कहते हैं इसको? डिहवार कहते हैं। क्लियर। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। और दोस्तों एक कुल देवता जिसको आप पूर्वज आत्मा भी कह सकते हैं। अब पूर्वज आत्मा का मतलब ये होता था कि दोस्तों बुजुर्ग जब मर जाते थे ना, तो उनकी आत्मा की पूजा वगैरह की जाती थी, समझ रहे ना, जैसे शमशान घाट वगैरह होता है ना, तो वैसे ही जगह पे शायद ये 2 या 3 सालों में प्रत्येक साल, मतलब सॉरी प्रत्येक वर्ष जनवरी या फरवरी का महीना होता था, उसमें पूजा किया जाता था। नोट्स में आपको मिल जाएगा, ये सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जिसको कुल देवता कहा जाता था या फिर पूर्वज आत्मा कहा जाता था। क्लियर। तो ये चीज़ को आप याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों चूंकि पूजा पाठ में इंटरेस्टेड रहते थे ये लोग, बहुत ज़्यादा मन लगता था इन लोगों को, तो पूजा पाठ के लिए कोई ना कोई तो पंडित होगा ना, तो इनके मतलब इस जनजाति के पंडित को, पुजारी को पाहन कहा जाता था। और वहीं पूजा स्थल जहाँ पे वो पूजा करते थे उसको सरना कहा जाता था। क्लियर। शायद ये मुंडा शासन व्यवस्था में, सॉरी हाँ, मुंडा शासन व्यवस्था में भी आपको देखने को मिला होगा सरना नाम का एक स्थल जहाँ पे आपने पढ़ा था। तो दोस्तों ये हो गया उरांव जनजाति का कुछ विशेषता या फिर उरांव जनजाति के संस्कृति के बारे में आपने देखा। अब इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताते हैं कि उरांव जनजाति का जो शासन व्यवस्था चला था वो किस हिसाब से चला था, है ना। चलिए देखिए, तो शुरू करते हैं। कह रहा है कि जंगलों को साफ करने वाला, जैसे हुआ क्या था दोस्तों कि उरांव जो है वो अलग अलग जगह से छोटा नागपुर के क्षेत्र में प्रवेश किए, है ना। और जब प्रवेश किए तो वो हालांकि आपको एक चीज़ पता होगा कि ये दोस्तों जितने भी जनजाति आए वो उस समय में आए ना जब झारखंड की अपनी एक सिर्फ यही पहचान थी कि यहाँ पे बहुत सारा जंगल झाड़ थे, है ना। घनानंद या फिर मुगल, ऐसे मुगलों के कई ऐसे शासक आए जो यहाँ पे हाथी को लेने के लिए आते थे, बल्कि यहाँ पे रहने नहीं आते थे, है ना। तो हाथी वगैरह लेने आते थे या फिर जंगल, कहा जाता है कि उन लोगों को अगर कोई पनिशमेंट देना रहता था, किसी व्यक्ति को कोई सज़ा देना रहता था, तो वो झारखंड के जंगलों में ले जाकर छोड़ देते थे।
मतलब वहाँ पे उस जंगल में छोड़ना मतलब दोस्तों कि उसे मौत ही होगा। क्लियर, इतना घना जंगल हुआ करता था। तो उस समय जब उरांव जनजाति आए तो क्या करने लगे, सबसे पहले दोस्तों खाने पीने के लिए, खेती वगैरह करने के लिए या रहने के लिए, बस्ती को बसाने के लिए जंगलों को साफ तो करना पड़ेगा ना। तो वही किया कि जंगलों को साफ करने वाले जो पहले व्यक्ति थे, क्योंकि कोई ना कोई तो पहला कदम रखा होगा, है ना। हालांकि मानते आए होंगे समूह में, लेकिन उससे भी कोई तो कोई ना कोई लीड कर रहा होगा। तो वैसे पहले व्यक्ति को भूइहार कहा गया। क्या कहा गया? भूइहार कहा गया। अब भूइहार का मतलब होता है भूमि का स्वामी, जमीन, भूमि का मतलब जमीन, जमीन का स्वामी। और दोस्तों जब उन साफ करके, जंगलों को साफ करके वहां पे एक गांव बसाया गया, तो उस गांव को कहा गया भूइहार गांव। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जंगलों को साफ करने वाले व्यक्ति भूइहार कहलाए। भूइहार का मतलब भूमि का स्वामी, और गांव क्या कहलाया? तो भूइहार गांव कहलाया। ठीक है, और उसके बाद जो बाद में आए दोस्तों, पहले जो आया वो तो भूइहार कहलाया, लेकिन बाद में आने वाला व्यक्ति जो है वो जेठ रैयत कहलाया। क्या कहलाया? जेठ रैयत कहलाया। ठीक है, तो जब वो आए तो साफ सफाई करके बस्ती भी बसाए, खेती वगैरह करने के लिए वो खेत को भी तैयार किए, है ना। जंगल झाड़ को वहां से हटाए, पेड़ पौधे को काटे, और इस तरह से कुछ एरिया को उन्होंने साफ करके बसना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जब वो रहना शुरू कर दिए तो रहते रहते क्या किया कि गांव के प्रबंधन तथा धार्मिक कार्य, गांव के देख रेख के लिए, है ना, और साथ ही साथ दोस्तों गांव में हो रहे धार्मिक कार्यों के संपादन के लिए दोस्तों उन्होंने क्या किया कि एक पाहन की नियुक्ति की। पाहन, उसी को बेंगा कहा जाता था। ठीक है, पाहन या बेंगा कह लीजिए, तो उसकी नियुक्ति की। हालांकि हुआ क्या था कि शुरू के टाइम में जब ये झारखंड में प्रवेश किए, छोटा नागपुर के क्षेत्र में जब इन्होंने प्रवेश किया, तो प्रवेश करने के बाद इनकी संख्या जो होती थी दोस्तों वो बहुत कम थी, है ना। हालांकि बाद में धीरे धीरे इनकी जनसंख्या बढ़ती चली गई और बहुत सारे बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जब शुरू में आए थे तो इनकी जनसंख्या बहुत कम थी। तो जनसंख्या कम होने के कारण उन्होंने क्या किया कि चाहे वो गांव की सुरक्षा हो या गांव का कोई कार्यक्रम हो या फिर गांव के धार्मिक कार्य हो, इन सारी चीज़ों का संपादन करने के लिए, इन सारी चीज़ों को करने के लिए बस एक व्यक्ति का चुनाव किया गया, एंड ही वाज पाहन। उसे क्या कहा जाता था? पाहन कहा जाता था या बेंगा कहा जाता था, है ना। अब पाहन के खूंट को पाहन खूंट कहा गया। भाई उनके वंशज जितने हुए वो पाहन खूंट कहलाए। ठीक है, बाद में कहने का मतलब है कि जब जनसंख्या में विस्तार होने लगा, जब जनसंख्या बढ़ने लगा, तो दोस्तों बड़ी सी जनसंख्या को कोई एक व्यक्ति हैंडल नहीं कर सकता है, तो उनको सहायक का जरूरत होता है, या फिर उसके जो भी पावर है उनको डिवाइड करने पड़ते हैं। तो पावर को डिवाइड किया गया। बाद में प्रशासनिक कार्य को संभालने के लिए, यहाँ पे आपने देखा होगा कि प्रबंधन तथा धार्मिक कार्य दोनों, मतलब प्रशासनिक कार्य भी कौन संभालता था? पाहन संभालता था। लेकिन बाद में प्रशासनिक कार्य को संभालने के लिए महतों की नियुक्ति की गई। ठीक है, महतों को रखा गया, महतों को चुना गया। अब उन्हीं में से, उसी गांव में से एक जो व्यक्ति उस लायक होते थे, उसी को महतों के रूप में चुना जाता था। उनका खूंट जो है महतों खूंट कहलाया। जैसे ये पाहन का खूंट पाहन खूंट कहलाता था, उसी तरह से महतों का खूंट, महतों का परिवार, महतों का वंशज जो है वो महतों खूंट कहलाया। ठीक है, और भी समय निकलता गया तो जनसंख्या और बढ़ती गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले एक गांव बसा, फिर दूसरा गांव बसा, फिर तीसरा गांव बसा, फिर चौथा गांव, पांचवा गांव, इस तरह से बसते चले गए। अब भाई जब गांव बसते चले गए तो गांव में आपने दो चीज तो देखा, पाहन और दूसरा महतों, है ना। लेकिन इन गांवों को मिला करके दोस्तों एक टाइम ऐसा आया कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई, और बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाने के कारण इस गांव को मिला करके एक पंचायत बना। ठीक है, क्या बना? पंचायत बना, जिसका मुख्य रूप जो मुखिया होता था वो पंच होता था, और इसके अध्यक्ष महतो हुआ करते थे। हालांकि महतो को अभी भी रखा गया था, है ना। आगे जाकर के ये जब पंचायत बना, तो पंचायत बनने के बाद उसके देख रेख के लिए किसको रखा गया? पंच। अब पंच जो होता था दोस्तों वो कहीं दूसरे जगह से नहीं, बल्कि उसी गांव ग्राम के या उसी पंचायत के, मतलब हालांकि पंचायत तो बहुत सारे गांव मिलकर के बनते थे, तो उन्हीं में से एक जो सबसे पॉपुलर व्यक्ति होते थे, सबसे बुद्धिजीवी जो होते थे, है ना, सबसे जानकार, जो मतलब अनुभवी जिसे आप कह सकते हैं, तो वैसी में से अनुभवी व्यक्ति को, जो बुजुर्ग सदस्य होते थे, है ना, उनको मुख्य पंच बना दिया गया। और दोस्तों उसकी देख रेख, मतलब उनके सहयोगी के रूप में क्या बनाया गया? तो महतो को रखा गया था। ठीक है, इसके अलावा काम यहीं तक तो सीमित नहीं था। ऐसे ऐसे झारखंड में कई ऐसे जनजातियां निवास कर रहे थे, है ना।
तो दोस्तों हमेशा एक दूसरे से डर बना होता था। मान लीजिए ये एक अलग पंचायत हो गई, एक अलग पंचायत हो गया, ठीक है। हालांकि मान ले कि जनजाति बहुत रहते थे, तो कहीं एक दूसरे जनजाति के बीच में कोई क्लैश ना हो जाए, या फिर जब क्लैश हो जाता था तो उससे अपनी पंचायत को रक्षा करने के लिए, है ना, अपने मतलब जो एरिया है उसको सुरक्षित रखने के लिए बाद में क्या किया गया, एक पढ़ा संगठन का निर्माण किया गया। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्राकृतिक, देखिए एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, कि जितने भी उरांव जनजाति के बारे में आपने इनके जितने भी विशेषता के बारे में पढ़ा ना, उनमें एक विशेषता कॉमन है ना, मतलब इनमें एक विशेषता बहुत ही अच्छी विशेषता दोस्तों कि इन्हें प्रकृति से बहुत प्यार था, है ना। इनकी प्रकृति को अगर कोई नष्ट कर दे तो इनका सबसे बड़ा दुश्मन होता था, है ना। तो प्रकृति से बहुत इनको लगाव था, बहुत प्यार था, इसलिए प्रकृति की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, और साथ ही साथ दोस्तों शत्रुओं से सुरक्षा के लिए, है ना, उन्होंने क्या किया, तो एक पढ़ा संगठन बनाया। और उस पढ़ा संगठन का हेड कौन होता था, राजा होता था, ठीक है। पढ़ा संगठन का हेड कौन होता था, राजा होता था। अब ये राजा जो है उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो पूरा पंचायत का देख रेख कैसे करे, उस पंचायत के साथ साथ वहाँ की प्रकृति, वहाँ की वनस्पति, वहाँ के जंगल झाड़ की रक्षा कैसे करें, ठीक है। हालांकि उनका सोचना काम रहता था, बाकी जो भी काम का एग्जीक्यूशन होता था वो सब मिल करके करते थे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पढ़ा संगठन का निर्माण हुआ, जिसका हेड कौन हुए, राजा हुए। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो उरांव संस्कृति व्यवस्था, हालांकि वहां समझने से पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि जो आपने यहाँ पे पढ़ा कि पढ़ा संगठन या पढ़ा पंचायत, इसलिए इसका नाम पड़ा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, ठीक है। मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि कैसे इसका नाम पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था पड़ा, या फिर इसी को आप उरांव शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं, है ना, उरांव जनजाति शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। तो दोस्तों जब प्रकृति की सुरक्षा हेतु या शत्रु से बचाने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए जब पढ़ा संगठन या पढ़ा पंचायत का निर्माण हुआ, जिसका हेड राजा हुआ करते थे, है ना, इसी कारण है इसका नाम पड़ा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। अब आगे की कुछ छोटी छोटी विशेषताएं हैं दोस्तों, जैसे इस समाज में, इस शासन व्यवस्था में एक बहुत ही अच्छी चीज लगी देखने में, बहुत अच्छा एक तरह से देखा जाए सोच था कि यहाँ पे महिलाओं और पुरुष दोनों की भागीदारी देखने को मिलेगी आपको, है ना। महिला और पुरुष दोनों की भागीदारी भी हुआ करता था, चाहे वो सामाजिक कार्य हो या आर्थिक कार्य हो, किसी भी तरह का राजनीतिक कार्य हो, ठीक है। तो हर एक कार्य में यहाँ पे दोस्तों दोनों की भागीदारी आपको देखने को मिलेगी, और ये ओवरऑल सबसे बड़ी विशेषता इस संस्था की थी, मतलब इस व्यवस्था की थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ का शासन व्यवस्था जो था दोस्तों वो त्रिस्तरीय था, है ना। कभी कभी पोस्ट क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था मतलब किस तरह का था, तो त्रिस्तरीय था। त्रिस्तरीय का मतलब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या होता था कि अभी हमने आपको बताया कि जब गांव बसा तो गांव के प्रबंधन या धार्मिक कार्यों का या फिर गांव के प्रशासनिक कार्यों का देख रेख के लिए सबसे पहले पाहन का चुनाव हुआ। हालांकि जब जनसंख्या बढ़ने लगा तो फिर महतो आए, है ना, महतो को भी लोगों ने रखा, महतो का भी चुनाव किया। धीरे धीरे ये पंचायत का रूप ले लिया, है ना, पंचायत का रूप ले लिया तो उसका मुख्य पंच होता था, है ना। और जब ये पंच का सहयोगी कौन होता था, महतो होता था। बाद में ये धीरे धीरे जा करके एक बड़ा सा रूप ले लिया जिसको हम लोग कहते हैं पढ़ा संगठन, है ना, जहाँ पे ढेर सारे गांव मिलते थे, तो उसका हेड राजा हो गया। तो तरह तरह के आप यहाँ पे देखेंगे कि कड़ी जुड़ने लगा। तो अब इस कड़ी को आपको हम आसानी से समझा देते हैं। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था था, इसको आप इसमें देखिए, इस फिगर से समझें दोस्तों। सबसे पहले महतो हुआ करते थे, ठीक है। अब महतो के ऊपर क्या होता है, पढ़ा राजा होता है, ठीक है। जैसे देखिए समझिए यहाँ पे, जैसे एक छोटा सा गांव है, इस गांव का देख रेख के लिए कौन होता था, महतो। तो भाई इस तरह से कई गांव होंगे और कई गांव में अलग अलग महतो होंगे, इस तरह से, है ना। तो कई महतो जो होते थे, है ना, उनका देख रेख के लिए एक पढ़ा राजा रखा गया। मतलब देखिए एक इस तरह से पढ़ा हो गया ना, ये एक क्या हो गया, पढ़ा हो गया। अब इसका हेड देखिए, ये छोटे छोटे जो गांव हैं इसका हेड कौन होता था, महतो होता था। लेकिन जब इन गांवों को मिला दिया गया तो एक पढ़ा संगठन मतलब बन गया। तो पढ़ा जब बन गया तो इसका दोस्तों हेड होता था, पढ़ा राजा होता था, है ना। इसी तरह से दोस्तों और भी गांव अगर मिल करके एक और नया पढ़ा बनाया, है ना, इस तरह से एक और नया पढ़ा बनाया, फिर एक नया पढ़ा बनाया, ऐसे करके। तो दोस्तों इन सारे पढ़ा को मिला करके एक क्या बना, तो पढ़ा संगठन बना, है ना, सॉरी,
जिसका हेड कौन होता था? तो पढ़ा दीवान होता था। अब देखिए चीज़ों को समझिए, अगर गांव में कोई दिक्कत है तो उसका निपटारा कौन कर लेता था? महतो कर लेता था, है ना। लेकिन दोस्तों अगर दो महतों के बीच में या फिर दो गांवों के बीच में जब निपटारा कर, गांव के किसी दो व्यक्ति या दो परिवार के बीच में झगड़ा हुआ तो महतो निपट लेगा उस चीज को, ठीक है। लेकिन अगर दो गांव के बीच में ही झगड़ा हो गया, है ना, तो दोस्तों इसको निपटने के लिए कौन होता था? पढ़ा राजा। लेकिन अगर मान ले दो पढ़ा राजा, जैसे इसका भी पढ़ा राजा और इसका भी पढ़ा राजा, ये दोनों के बीच में अगर विवाद हो जाए तो सबसे ऊपर होता था पढ़ा दीवान। ये जो है ना तीसरा पढ़ा दीवान। इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ के जो शासन व्यवस्था था दोस्तों वो त्रिस्तरीय था। पहला महतो, है ना, जो ग्राम लेवल पे, दूसरा पढ़ा राजा जो पंचायत लेवल पे, और तीसरा दोस्तों पढ़ा दीवान जो एक तरह से पढ़ा संगठन का हेड हुआ करता था, ठीक है। तो ये त्रिस्तरीय आप समझ गए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पर्व या त्यौहार से भी प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा इनके तीन महत्वपूर्ण जो पर्व हैं या त्यौहार है जहाँ से यूजुअली क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। बैसाख के समय में ये जो जनजाति हैं, ठीक है, उनके द्वारा, उरांव जनजाति के द्वारा एक त्यौहार मनाया जाता है बैसाख के समय में, है ना, उसको कहते हैं विशु सेंद्रा, ठीक है। तो पूछा जाएगा आपसे कि उरांव जनजाति के द्वारा बैसाख में मनाए जाने वाले पर्व को किस नाम से जाना जाता है? तो विशु सेंद्रा, ठीक है। उसके बाद फागुन में भी एक अपना त्यौहार मनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फाल्गु सेंद्रा, है ना, फागुन सेंद्रा। और दोस्तों वर्षा के समय में, रेनी सीजन में भी एक त्यौहार मनाते हैं जिसको हम लोग जेठ शिकार कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज आप याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों सारी बातें आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, और मुझे नहीं लगता है कि फिर इसमें से कोई ऐसा पॉइंट छूट गया है ना, कुछ ऐसा बिंदु छूट गया है जहाँ पे आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी। और हम तो बस यही उम्मीद करेंगे कि आपको हमने ये जो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है, समझ रहे ना, जनजातीय शासन व्यवस्था के अध्ययन में, उसमें सबसे जो कठिन होता है वो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था ही होता है। तो उम्मीद करते हैं कि हम इसको इजी ढंग में, बहुत ही इजी वे में आपको समझाने में सफल हुए होंगे। अगर सफल हुए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके और जो भी फ्री क्लासेस आपको दिए जा रहे हैं जेपीएससी का, इसका लाभ उठा सके, ठीक है। बाकी अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो दोस्तों मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, है ना, और एकदम जम के शेयर कीजिए। और अब आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर? तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।